Let us start the session now. Good afternoon, students. Good afternoon, principal. Good afternoon, teachers who are present there. मेरा नाम संदीप सिंगल है, मैं कल आपसे मिला। जैसे कि आपको जानकारी होगी, as you all know that NEST, which is the body which takes care of the educational policies for EMRS schools. NEST वो एजेंसी है जो आपकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती है और उनका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। मैं अभी दिल्ली से ही बात कर रहा हूं आपसे। तो ये डिसाइड किया गया, ये डिसीजन लिया गया that all the students of the tribal schools जो जेई मेंस या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते, जो आईआईटी एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या उनको लगता है कि वो तैयारी कर सकते हैं, उन सभी बच्चों को, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर आईआईटी एंट्रेंस, जेई मेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस। उसकी तैयारी करने के लिए मैं आपके सामने आया। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम संदीप सिंगल है और मैंने बीटेक आईआईटी रुड़की से की। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे फिजिक्स पढ़ाने का शौक हुआ। आज 25 साल हो गए। टुडे इट इज 25 years that I have been training students to prepare for physics in the subject physics. मेरे पिताजी, मेरे फादर खुद फिजिक्स के प्रोफेसर, उन्होंने डिस्कवरीज करी, इन्वेंशंस करी। तो हमारे परिवार के अंदर पिछले 70-80 साल से फिजिक्स के बारे में बहुत चर्चा होती है। फिर 25 साल से पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाए, सिलेक्ट हुए, टॉप रैंकर्स आए। जो कुछ मैंने सीखा पढ़ाते वक्त, जो कुछ सीखा मैंने पढ़ते वक्त, whatever I have learned from my experience, I'm going to share it. You are in class 12th right now. And we are in August. अगर हम अपना टारगेट सेट करें, अगर हम समझे बात को, तो हमारा पहला एग्जाम जनवरी में आता है। जनवरी, या हम बोल सकते हैं एंड ऑफ जनवरी। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं, ये हमारा पहला पड़ाव है। दिस इज द फर्स्ट टारगेट जो हमको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टिल द टाइम वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी विल नॉट हम उसकी प्रिपरेशन तभी कर पाएंगे, हम उसकी तैयारी तभी कर पाएंगे जब हमको डेट पता है। तो अगस्त से जनवरी की अगर मैं बात करूं तो वी हैव सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड अ पार्ट ऑफ जनवरी ऑल्सो। तो अगर आप ध्यान देखिए तो 15 दिन इसके, 15 दिन इसके, 1 महीना और 2, 3, 4, 5, टोटल 5 महीने हमारे, 5 months। लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। हम सब में दिमाग है, हम सब पढ़ना चाहते हैं, बट ट्रेनिंग का, कोचिंग का अपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसके लिए ट्रेन होना बहुत जरूरी है। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी वेरी लकी कि वेरेवर यू आर, हो सकता है थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, बट प्रॉब्लम तो हर जगह रहने वाला है। हम लोग 150 करोड़ हैं, 150 करोड़ की हमारी आबादी है और उसके अंदर 63 करोड़ स्टूडेंट्स, 63 करोड़ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। अगर आप ये समझे पूरी डेमोग्राफी, तो हम लोगों को अभाव में रहने का आदत है, हमको प्रॉब्लम्स में रह, इसीलिए हम लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर पाते। जितना डिफिकल्ट रास्ता होगा उसको कॉन्कर करने में, इफ टू अचीव दैट, इफ यू आर एबल टू अचीव दैट, द फीलिंग इज डिफरेंट। जब हिंदुस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में होता है, बात अलग होती है। जब इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हैपेंस इन इंडिया, it's a different story. India plays
ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया प्लेस बांग्लादेश, टू डिफरेंट स्टोरीज। ऑस्ट्रेलिया को हराने का मजा कुछ और है। सो लाइफ में यू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी दैट इफ यू आर जस्ट डिसिप्लिन, इफ लैंग्वेज को प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं उसको करने की। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट था, आई हैड अ स्टूडेंट, his name was नितिन जैन। वो ना सुन सकता था ना बोल सकता था, सिर्फ देख सकता था। ना सुन सकता था ना बोल सकता था, सिर्फ देख सकता। अब आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन दैट स्टूडेंट वेंट टू आईआईटी दिल्ली और उसके बाद देन ही वेंट टू एमआईटी, और एमआईटी में ही मेड अ डिवाइस, ही हैज इन्वेंटेड अ डिवाइस जिससे कि स्टूडेंट जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको कैसे वो इंस्ट्रूमेंट के वजह से वो ये काम कर सकते। तो जो स्टूडेंट सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाउ कैन ही गेट सेलेक्टेड इनटू आईआईटी? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ, दैट जितना ज्यादा लेवल हाई जाएगा उसको अचीव करने में उतना ही मजा आएगा। उसके लिए एक ही चीज चाहिए, पैशन ड्रिवन, अंदर से एनर्जी के करके दिखाना है, क्योंकि लाइफ हैज गिवन अस वन अपॉर्चुनिटी। 5 months. Now, if I say, if I were to say January, if I were to talk about NEET, students who are preparing for medical entrance exam, उनको ये एग्जाम आएगा अप्रैल के अंदर। सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल के अंदर। अब उसके लिए आपको 2-3 महीने और मिल जाते हैं, तो मान लेते हैं 6 months पकड़ लेते हैं। 6 months. We have 6 months. हमको करना क्या है? What we have to do in these 6 months? One is, इन 6 महीने के अंदर हमको अचीव क्या करना है, वो अचीवमेंट हम अपनी यहां पर लिख लेते हैं कि नेक्स्ट 6 months में हमको we have to finish class 11th syllabus. We have to revise class 11th syllabus. जो लास्ट ईयर आपने पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करना है। और क्लास 12th का सिलेबस we have to study, we have to teach you, you have to understand, and then you should know how to use it for your competitive exams. So हमको 6 months के अंदर there are 2 things we need to complete. One is revision of class 11th, and then studying class 12th, and then revising class 12. 6 months. 11वीं करने का 1 साल मिलता है, 12वीं करने का 1 साल। और लाइफ में देखिए आपको कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए दिया भगवान ने, और आपको चुना इसके लिए। God has selected you to be a part of this journey, that in the next 6 months you will complete class 11, then you will complete class 12. I have done it for the last 25 years. मैं 25 साल से ये खुद करते हुए और करवाते हुए आ रहा हूं। आपके लिए पहला मौका होगा। मैं इसको 25 बार कर चुका हूं, हर साल इसको अटेंड कर चुका हूं और सक्सेस मिली। Because I always got students who wanted to do something, जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते थे। चाहे वो अभी कुछ बच्चे गुजरात से पढ़ रहे होंगे, उनको मेरा बात नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरी जज्बात समझ में आएंगे। You will understand my feelings, you will understand। लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरी तरह से ताकत। So there can be a barrier of language, हटा दो उस barrier। दुगनी मेहनत करो, डबल मेहनत करो। आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स, वी विल बी सेंडिंग यू रिकॉर्डिंग्स। उन रिकॉर्डिंग्स को यू विल बी ऑन द डिजिटल बोर्ड, यू विल कीप रिवाइजिंग। आई विल सेंड बुकलेट्स टू यू, आपके पास किताबें आएंगी, आपके पास टेस्ट पेपर आएंगे। और एक बार बीच में आप लोगों को जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बच्चों को दिल्ली में लेके आएंगे, हम तैयार कराएंगे अपने सामने बिठा के, ऑफलाइन क्लासेस भी देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इसके लिए वन थिंग इज फॉर श्योर, द टारगेट। व्हाट इज द टारगेट? अगर हमसे कोई कहा जाए जवान, व्हाट इज योर टारगेट? सो द टारगेट इज इन द नेक्स्ट 6 months वी हैव टू कंप्लीट 11th एंड वी हैव टू कंप्लीट। नाउ यू विल बी वंडरिंग, आप सोचेंगे सर 11th and 12th, how can we do it? ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल होंगी? So there is a solution to this.
आई हैव पेस हैज स्पेंड 25 years, 25 साल हमने इसी प्रोफेशन में बिताए, यही काम किया। 4 साल उससे पहले आईआईटी में गुजारे, मतलब 29 साल से यही काम अच्छी तरह से जानते। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज क्लास 11th के टॉपिक्स which are very important for your competitive exams, उनको हम रिवाइज करें। So we will first revise important। ना जिस मेरा important से क्या मतलब है, important और importance। important इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंस उस क्वेश्चन को देंगे जिसकी वेटेज जेईई मेंस के अंदर ज्यादा। हम वो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, वी विल सेलेक्ट दोस टॉपिक्स whose weightage is more in these competitive exams, which is not difficult. So we will revise important topics जैसे मैंने बताया, जिनकी रेलेवेंस, जिनके वेटेज एग्जाम्स के अंदर ज्यादा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिजिक्स की बात, आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर, आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट पेस आईआईटी मेडिकल। अगर मैं फिजिक्स की बात आपसे करूं, तो फिजिक्स के अंदर आई वुड से दैट न्यूटन्स एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फंडामेंटल्स क्लियर होने जरूरी है। फंडामेंटल्स क्यों? बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम एनएलएम are going to be conceptual based. So while revising this, we will in our mind keep this in mind that we will be clearing our fundamentals, also removing misconceptions. Just for example, अब मैं आपसे 2-3 misconceptions discuss करूं। I will discuss few misconceptions. So that means in class 11 हम कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे। So class 11 the target will be how to remove misconceptions in Newton's laws of motion in all subjects. This is going to be the target to remove misconceptions. अब आप कहिए सर हम इसको रिवाइज कैसे करेंगे? क्लास 11 में जो हमने नहीं पढ़ा वो रिवाइज ऑन योर डिजिटल स्क्रीन्स। I will provide you video lectures on your computer labs। जो आपकी कंप्यूटर लैब्स है वहां पर मैं स्टेप ऐप को इंस्टॉल करा, उसका कुछ घंटे फिक्स होंगे कि आप यू विल कम इन द कंप्यूटर लैब, चाहे कंप्यूटर 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, चाहे कहीं से लाने पड़े, करना है। ये हमको अपने लिए करना है, कोई नहीं करेगा हमारे लिए। तो आपको 11th क्लास के टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर, स्टेप ऐप आपके पास होगा जिससे आप रिवाइज करेंगे, और क्लास में जब आप मेरे पास आएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, इन दैट टाइम वी विल रिमूव योर मिसकंसेप्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इन काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज द फर्स्ट चैप्टर इन 11th। ये 11वीं का पहला चैप्टर है। और अब देखिए, सारी दुनिया की कहानी एक तरफ और ये एक सवाल एक। अगर एग्जाम में if any question comes, this is the question which they want to ask। यही सवाल पूछेंगे आपसे। देखिए कैसे, आपने पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स में डिस्टेंस ट्रैवल। एक आदमी जो है, एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक्चुअल पाथ कितना ट्रैवल करती है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। वी कॉल इट डिस्टेंस। मैं अगर यहां से सामने गया तो मैं अलग अलग रास्ते से वहां पहुंच सकता हूं, तो हर रास्ते का जो टोटल लेंथ होगा वो डिस्टेंस कहलाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ए से अगर बी तक गया, मैं इस रास्ते से गया, मैं इस रास्ते से गया, मैं इस रास्ते से यहां से घूम के वापस यहां, तो ये जो टोटल लेंथ है पाथ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वो डिस्टेंस ट्रैवल की बात है। कितना डिस्टेंस, पूरा रास्ता, पाथ, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ।
पाथ लेंथ मतलब इस रास्ते की लंबाई जोड़ते चले जाइए आप, बिना सोचे समझे आप जोड़ते चले जाइए। जैसे कि कोई ऐसे गया और देखिए वापस ऐसे आ, और ये ऐसे वापस आ, ये यहां से गया और यहां से वापस आ, आपको ये लेंथ भी जोड़, इस लेंथ को इस लेंथ के साथ ऐड करना है। मतलब डिस्टेंस के अंदर हर चीज सिर्फ ऐड होती है। पाथ लेंथ पढ़ा, डिस्टेंस, लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ। दूसरा चीज आपने क्या पढ़ा डिस्टेंस के बाद? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिस कॉन्सेप्ट का नाम था डिस्प्लेसमेंट। देखिए कमाल की बात, डिस्प्लेसमेंट। अब हाउ डू वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दिस इज हाउ वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का सबसे कम दूरी वाला पाथ की लंबाई डिस्प्लेसमेंट होती है। द लेंथ ऑफ द मिनिमम पाथ बिटवीन ए एंड बी इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से यहां अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मुझको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, क्या लेना है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम दूरी वाला रास्ता, तो वो एक सीधी रेखा ही हो सकती है, क्योंकि सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन से कम दूरी किसी और की हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो ए और बीच के ये जो लंबाई है, इस लंबाई को अगर मैं नाप लूं, इफ आई मेजर दिस मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, डिस्टेंस स्केलर होता है, डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज आपको ऐड करनी है। भाई आप यहां जाओ यहां जाओ, ये आपको सब कुछ ऐड करना है, जोड़ते चले जाओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव, वन डायरेक्शन इज नेगेटिव, एक दिशा पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होगा, ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा। डिस्टेंस में सिर्फ ऐड होता है। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट path between this and this. Now, if a particle goes from A to B and comes back from B to A, पहले वो A से B गया shortest path, और फिर वो B से A आया। तो if this direction is positive, this direction is negative, अगर ये प्लस है ये माइनस है, एक दिशा में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस ना पॉजिटिव देखता है ना नेगेटिव देखता है। तो जब मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, जिस वक्त मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, आई विल मेजर दिस लेंथ, आई विल मेजर दिस लेंथ। मतलब अगर ये लंबाई ए बी है और ये भी लंबाई ए बी है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 2ab है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0। ये सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू एवर स्टडीड। इसके नोट्स बनाइए, इसको अपनी पेन कॉपी पेंसिल से राइट इट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, माइक को अनम्यूट करिए, हाथ उठाइए, टेल योर टीचर आई विल रिमूव योर। आप इसके नोट्स बनाइए। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते। मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट है, सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। सो वी हैव डिस्कस डिस्टेंस, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, एंड वी हैव डिस्कस डिस्टेंस। डिस्टेंस पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वाई वेक्टर? बिकॉज डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट, दोनों में बेसिक। इसी से अब सवाल ये, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज वी से सर अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी
or a particle, this is say path 1, this is path 2. Sir, one particle moved from A to B, वो ऐसे गया, एक particle ऐसे गया. Definitely अलग अलग time लगेगा. This will take more time, this will take less time. So there is another term we define now, and that is called speed. Speed. Speed क्या होता है बच्चों? Total distance upon time. आपने you know how to calculate the total distance. इस पूरी की लंबाई, distance, कितना टाइम लगा, यहां पर एक क्लॉक लगी थी, वो क्लॉक कितना मूव करी, टाइम, divide both of them, distance upon time is called speed. ये speed है. This is called speed. Very good. Similarly, इसी तरह से हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उस टर्म का नाम है वेलोसिटी. वेलोसिटी. वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Displacement upon time is velocity. Distance upon time is speed. Distance is the total path length. Total path length upon how much time it took is speed. Velocity is displacement upon time. What is the shortest rasta, path? That length will come here, and upon time is velocity. Like distance is scalar, velocity is vector. जैसे कि distance scalar होता है, velocity vector होता है, वैसे ही देवी और सज्जनों speed scalar होगा क्योंकि distance आ रहा है, और velocity क्योंकि displacement आ रहा है, तो vector होगा. That is the other difference. Scalar, vector. Note it down. आराम से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं. एनी डाउट, किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो अपना हाथ उठा के मुझसे पूछ सकता है, शर्माने की जरूरत नहीं. नो नीड टू फील शाय. बताइए. EMRS नाम लेता हूं मैं, हुकारे, दीपक हुकारे. दीपक हुकारे. आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. आर देयर सम टीचर्स इन द क्लासरूम प्लीज? किसी क्लासरूम में कोई टीचर है क्या? अपना परिचय कराइए. जी, थैंक यू. हेलो सर, आदेश चतुर्वेदी बोल रहा जी, सर. ये हमारे सिंगारदीप से बोल रहे हैं. ये हमारे सिंगारदीप. कहां पर है ये? विच स्टेट? ये सर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में है. आपकी आवाज एको कर रही है. तो आपके क्लास में अभी बच्चे हैं, उनको क्लास में अभी बच्चे हैं आ रहा है? यस. जी सर. बच्चे जो बच्चे हैं, बच्चों को क्लास में समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट? बोलो तुम लोग. क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को बताओ. बोलो. शर्माने की जरूरत नहीं है. You can speak to me. को पूछ लो. में आ रहा है? जोर से बोलो. जोर से. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी धीरे धीरे when the classes will start,
and the classes will start. The internet facility in the school will improve. You will get cameras from where I can see you. You will get a microphone. ये सब कुछ बेस्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है नेस्ट चाहता है कि आप जहां पर भी हैं आपको फायदा पहुंचे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, होल्ड ऑन, विकेट पे खड़े रहना। कोई चीज नहीं समझ में आए, आस्क इट, धीरे धीरे थिंग्स विल और मोर इंप्रूव, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट आए, डोंट वरी। बट आई एम हैप्पी कि आपको क्लास समझ में आए। और कोई स्कूल है, दूसरा स्कूल है, आई कैन सी अ स्कूल देयर आल्सो। प्लीज अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको समझने में। कोई स्कूल ऐसा है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? एनी स्कूल हु हैज अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग? यस, शर्माइए मत, बताइए। सबको आवाज मेरा आ रहा है? ये कौन सा ये पार्ट है? EMS बिहार है। Yes, sir. Very good. That means I can understand that my students are understanding. So till now we have understood distance, scalar, displacement, vector, displacement, shortest path, distance, actual length. Hello. Yes. Sir, you are using lot of English languages, and these EMRS school kids don't understand English. Yeah. So we request you to use Hindi language and in the text to explain these concepts in better way. आप पढ़ाते हैं सर यहाँ पर? हाँ सर, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्या बात है, क्या नाम है सर आपका? शिवशंकर शुक्ला। शुक्ला सर, मेरा नाम संदीप सिंगर है। तो शुक्ला सर, यही कोऑर्डिनेशन मेरे और आपके बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कई बार मैं अंग्रेजी में, क्योंकि EMRS से कुछ बच्चे मिजोरम से भी हैं, मणिपुर से भी हैं, आप समझ रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे सिलेक्ट हैं, तो वो आई हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। ज्यादा हिंदी बोलता हूँ तो उधर प्रॉब्लम आती है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि क्योंकि आप वहां उपस्थित हैं, आप वहां प्रेजेंट हैं, कोई चीज अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रही तो आप अपनी तरफ से भी थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा, तो उससे चीजें और इम्प्रूव होंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि अब जैसे कुछ चीजें तो मुझे मालूम है, जैसे अब अगली चीज जिसमें बात करने जा रहा हूँ सर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, ये आपको सही लग रहा है? पढ़ाने का तरीका बच्चों को समझ में आएगा? उनको अच्छा लग रहा है पढ़ के? लैंग्वेज को छोड़ देते हैं सर, लैंग्वेज के अलावा मेरे ख्याल से थोड़ा सा बोर्ड वर्क थोड़ा नीट हो सकता है, क्लीन हो सकता है। कर दे, बिल्कुल। यही सब फीडबैक बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा सिस्टमेटिक रहेगा तो बच्चों को समझ में आएगा कि चीजें क्या हैं। और साथ ही साथ आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो अगर उसके बगल में आप लिख दें कि हिंदी में इसको बोलते क्या है, तो हो सकता है थोड़ा कनेक्ट करना आसान हो जाए। बाकी सर आप बैठे, कहीं कहीं मैं मिस कर जाऊं जैसे, तो आप उसमें मदद कीजिए। ठीक है, थैंक यू शुक्ला सर। ओके। और इसके अलावा शुक्ला सर, मैं चाहूंगा कि आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करिएगा, मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है सर। मैंने एक टीचिंग का एक टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन बनाया, जो आप एज ए टीचर वहां रहते रहते हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको बहुत सारी चीजें, ऐसी सुविधाएं आपको उसमें दिखाई देंगी जो हम टीचर्स को बहुत आवश्यक है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम स्टेप ऐप कैंसा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उसको वेट करके उसको यूज करने के लिए टीचर्स के लिए बनाया है, और कुछ पैसे उसमें चार्ज नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर दिस। लेकिन आप जैसे पैशनेट टीचर्स हैं शुक्ला सर, आप अपना उसमें जो हमने ग्रुप बनाया उसमें डाल दीजिएगा। आई माय टीम विल प्रोवाइड यू विद दैट सॉल्यूशन, तो वो बहुत आसान हो जाएगा आपको। थैंक यू शुक्ला सर, थैंक यू। नाउ सो वी डिस्कस डिस्टेंस, we discussed displacement, then we came to speed, फिर हम स्पीड पे गए, फिर हमने वेलोसिटी की बात की, और फिर इसके बाद एक्सेलरेशन की बात। और मैं आपको यही लेके आना चाहता, इस शब्द पर, इस पर्टिकुलर वर्ड पर मुझे आपको लाना पड़ा। अब क्योंकि सर भी वहां बैठे हैं और अप्रिशिएट करेंगे, मैं चाहूंगा सर भी वहां पर इन्वॉल्व रहे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए कमाल की, तो एक सवाल आता है,
क्या सवाल आता है कि साहब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर -10 मीटर प्रति स्क्वायर। तो सवाल ये आता है, पूछा गया कि आप ये बताएं आप कि ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं लेकिन हिंदी को याद है, रिटार्डेशन है, या फिर दोनों है, बोथ। और एक और चौथा ऑप्शन भी है, नहीं पता। नहीं पता है ना, ये भी ऑप्शन होनी चाहिए ना हमारे पास। हिसाब नहीं पता, अब कम से कम अगर आप ये ऑप्शन भर देंगे नहीं पता, तो टीचर को ये तो पता चल जाएगा कि ये पढ़ाना है। बच्चे का गलती क्या करते हैं, कंफ्यूज होने की स्थिति में तुक्का मार दिया। अब टीचर को अगर तुक्का सही बैठ गया तो टीचर को लगेगा इसकी समझ में आ गया, और वो तुक्का गलत लग गया तो टीचर को लगेगा वो वाकई समझ में नहीं आया, 50% प्रोबेबिलिटी। और अगर आप ये लिख दे नहीं आता, टीचर को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे के फंडे क्लियर करने पड़ेंगे। इस के फायदे अपने फायदे। तो मैं चाहूंगा कि हर स्कूल अपने आप को अनम्यूट करे और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करे कि एक्सेलरेशन अगर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखता हूं तो क्या ये एक्सेलरेशन कहलाएगी, सिर्फ एक्सेलरेशन? क्या ये सिर्फ रिटार्डेशन कहलाएगी? माइनस साइन दिखाई दे रहा है, रिटार्डेशन। क्या ये दोनों है या नहीं पता? अपना माइक को अनम्यूट करिए। जो स्कूल इस तरह के सवालों पर रिस्पॉन्ड करेगा उस स्कूल को हर महीने बेस्ट स्कूल ऑफ EMRS से प्राइज दिया जाएगा। जिस क्लास के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उस क्लास को, उस स्कूल को प्राइज दिया जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम पेस एंड EMRS सेंटर्स। आप जवाब देंगे, सही या गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवाब देना। जी बताएं, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, बोथ या नहीं? बताइए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण, त्वरण बोलते हैं ना, त्वरण। रिटार्डेशन मतलब त्वरण का बिल्कुल उल्टा। बोथ का मतलब दोनों। और चौथे का तो पता ही नहीं भाई साहब कि ये है क्या, ये हमें पता ही नहीं। क्या आंसर होगा आपका? बताइए। यस यस, बोलिए, जोर से बोलिए, खुल के बोलिए। यस, आई कैन सी। यस, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे रिटार्डेशन के हैं, जो मेरी समझ में आ रही बात। सही कह रहा हूं ना मैं? Most of the students are saying retardation. कोई ऐसा बच्चा भी है जो ये कहता है सर ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है? कोई, if there is any student who feels this can also be acceleration, आप में से कोई है जो ये भी सोच रहा है? बताइए। No, sir. No, sir. Okay, okay. सबको लगता है रिटार्डेशन, और सबको रिटार्डेशन इसलिए लगता है, यू फील इट इज रिटार्डेशन बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन। पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है। सब नेगेटिव का तो रिटार्डेशन ही होता है। अब इस मिथ को, इस मिसकंसेप्शन को दूर कर समझते हैं क्या मतलब है, कहानी क्या है। अब पहली बात, अगर मैंने लिखा A बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम ये जानना चाहते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सर -10 कैसे हो सकता है किसी का मैग्नीट्यूड? द मिनिमम मैग्नीट्यूड कैन ओनली बी 0। तो इसका मतलब ये तो श्योर है सर कि ये मैग्नीट्यूड की तो बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैग्नीट्यूड, भाई अगर आपसे मैं कहूं कि आप बैठे हैं और आपने, इफ यू स्टार्ट योर स्कूटर, आपने अपनी कार स्टार्ट करी, भाई 0 से ही तो शुरू करो। -10 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी ना कोई शुरू कर सकता है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैग्नीट्यूड इज 0। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड तो नहीं है, डायरेक्शन का कुछ खेल है सर इसके अंदर, बट क्लियर नहीं हो पा रहा है, नॉट वेरी क्लियर।
बट समथिंग टू डू विद डायरेक्शन। चलिए काम करते हैं। इसको एक नॉर्मल सवाल के अंदर इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले लें। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर, ये ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे देयर इज अ मैन हु स्टैंडिंग। देखिए साहब वो क्या करते हैं, वो एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकता है। ये बॉल है, ये बॉल है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही थ्रोज द बॉल अपवर्ड्स, व्हिच मींस इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और मोशन का दूसरा नाम वेलोसिटी भी होता है। और बात भी सही है कि सर जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड्स है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड्स है। अब जैसे ही आप ये अपवर्ड्स, तो उसका मतलब कोई डाउनवर्ड भी है। तो फिर आपने कहा सर ये अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, तो एक पॉजिटिव होगा सर और एक नेगेटिव। मैंने कहा कैसे? कहता सर आप भी कमाल करते हो, यू नो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने कहा हाँ बताओ ना। कहता सर ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई। ऐसा हम मानते हैं, दिस इज द साइन कन्वेंशन। मतलब इफ टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव। अगर दाई ओर पॉजिटिव है, बाई ओर नेगेटिव है। ऊपर की दिशा अगर पॉजिटिव है तो नीचे की दिशा नेगेटिव है। इफ द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? तो सर एक काम करते हैं। मैंने कहा बोलो भाई क्या करते हैं? कहते सर यहां पर ना डायरेक्शंस डिफाइन है। मैं कह चलता हूं, लेट्स डू। सर एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लें। ठीक है, तो इसका मतलब सर जब बॉल को ऊपर फेंका और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब यहां पर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, मैंने ठीक है। मैंने कहा और? तो मैंने कहा यार ये जब बॉल ऊपर जा रहा है तो एक टाइम आता है जब इसका वेलोसिटी जीरो क्यों हो जाता है। बॉल को मैंने फेंका, धीरे 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 इट स्टॉप्स। तो बोला सर आप कमाल करते हो सर, ग्रेविटी लग रही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर चीज के ऊपर न्यूटन ने बताया था एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। एनीथिंग व्हिच इज सस्पेंडेड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उस वजह से, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसको हम जी के नाम से, स्मॉल जी के नाम से। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा भाई बता डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी? कहता सर वो तो नीचे ही होगी ना, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही लगती है, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ पुल होगा। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन इसका मतलब नीचे लग रही है। कहते यस। तो मैंने कहा नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है। कहता हाँ सर श्योर है सर। तो मैंने कहा इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कहता हाँ सर। तो मैंने कहा मैं इसको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं? कहता सर लिख सकते। श्योर है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ये बॉल को यू प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, यू आर प्रोजेक्टिंग इट अपवर्ड्स, द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो v is positive. But because its speed ultimately velocity becomes zero, so there is a force of gravity acting downwards. Acceleration downwards है, gravity की वजह से है। downwards नेगेटिव दिया, इसलिए ग्रेविटेशन नेगेटिव। मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला मेरा सवाल की सिचुएशन क्रिएट होती है। ये हमने मामला फिट कर दिया। अब सिर्फ देखना ये कि क्या एक्सेलरेशन हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करते। अब देखिए कमाल की बात भाई, एक्सेलरेशन होती क्या है? व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन एक्सेलरेशन? कैन एनीबडी डिफाइन एक्सेलरेशन? इसी के अंदर राज छुपा है ना। इफ योर आंसर इज सर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ ठीक है, हुआ कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। क्यों? सबको मालूम। तेरे को अलग क्या मालूम है वो बता। सर मेरे को एक चीज और मालूम है। मेरे का बता ना क्या बोलेंगे। सर एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का स्पीड इंक्रीज हो,
वेग, स्पीड इज वेग। किसी भी वस्तु का अगर वेग, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर आप कार के अंदर बैठे तो कार के अंदर एक पैडल होता है जिसका नाम एक्सेलरेटर होता है। पहले गाड़ी रुकी होती है, आप एक्सेलरेटर पर पैर दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना है। तो सर एक्सेलरेशन का मतलब तो स्पीड का बढ़ना है। स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगी। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देयर इज एक्सेलरेशन। फिर मैंने कहा रिटार्डेशन, कहता सर आप भी कमाल कर रहे हो, इसका बिल्कुल उल्टा है। मैंने कहा क्या उल्टा है बता देना भाई। कहता सर रिटार्डेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सर जो ये स्पीड है ना डिक्रीज करने वाला है। अगर कोई चीज स्पीड इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन, स्पीड कम होगा रिटार्डेशन। इफ द स्पीड इंक्रीजेस एक्सेलरेशन, द स्पीड इंक्रीजेस रिटार्डेशन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे शुक्ला सर ने कहा था कि थोड़ा बोर्ड वर्क क्लीन किया जाए, तो शुक्ला सर देखिए आपके कहने के अनुसार मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से, आई विल रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स इनके प्रॉपर नोट्स बना लिखो, इसको नोटबुक पे लिखो। क्या मतलब है एक्सेलरेशन का, क्या मतलब है रिटार्डेशन का, क्या मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ये सब पूरा सवाल हमने बनाया है। इस सवाल को अपनी भाषा के अंदर, अब आपकी भी ना एक भाषा होगी, उस भाषा के अंदर इसको लिख के करिए। यस, लिख लिया आप ये। अब देखिए खेला अब होगा। ये पहला सवाल जो आपकी लाइफ में एक चेंज लाने वाला है। देखिए आपके सामने, जब यह हम बॉल ऊपर फेंके, जब इस बॉल को हमने ऊपर फेंका, इसका स्पीड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, पहले तो ये बताइए। जब बॉल हम ऊपर फेंके तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड, इसका वेग कम हो रहा है या बढ़ रहा है? जब बॉल ऊपर फेंकेंगे तो कुछ देर, हाँ कम, किसी ने बोला, तो कभी ना कभी जाके रुकेगा बॉल। तो इसका मतलब बॉल का स्पीड कम हो रहा है। देखिए हमने लिखा भी है। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रहा है, इसका जो स्पीडवा है, स्पीड ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग इक्वल टू 0। डिक्रीज इसलिए पता चला क्योंकि भाई 0 हो रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। दैट मींस द स्पीड इज डिक्रीजिंग। एंड व्हाट डू यू मीन व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस? आप उसको किस नाम से जानते हैं? स्पीड डिक्रीज होने को आप किस नाम से जानते हैं? व्हाट इज द नेम यू गिव व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस? यू कॉल इट रिटार्डेशन। स्पीड घटने का मतलब है रिटार्डेशन। इफ द बॉल इज गोइंग अप और स्पीड इसका डिक्रीज कर रहा है, तो सर पक्की बात है रिटार्डेशन हो रहा है सर। तो माय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे कहेंगे सर हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले ही बोले थे सर ये रिटार्डेशन है। तो हम तो सही हुए ना सर, आपने क्यों बोला व्हाई डिड यू से इट इज रॉन्ग? हमने भी रिटार्डेशन बोला, आप भी रिटार्डेशन बोल रहे हो, लेकिन ये आधी कहानी है, ये आधी कहानी है। दिस इज हाफ द स्टोरी। इस बॉल को वापस भी तो आना है।
इस बॉल को जब फेंके ऊपर आप, इसका वेलोसिटी 0 हुआ, अभी नीचे भी तो आएगा, और जब ये नीचे आ रहा है, when it is coming downwards, the speed is increasing. बॉल 0 से बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में है, ग्रेविटी भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, स्पीड तो बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी, when the speed will increase, स्पीड के इंक्रीज करने को आपने क्या नाम दिया है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉल नीचे आ रही होगी तो ये कर रही होगी एक्सेलरेशन। और दोनों केसेस में ए का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण का जो मान है वो -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू पर दोनों एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो रही है। इसका मतलब, इसका उचित आंसर, इसका राइट आंसर, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन भी है। बॉल नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है। जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी 0 होगा, स्पीड 0 reducing to 0, speed decreasing is retardation. Therefore, while going up, retardation; while going down, acceleration. ऊपर जाते वक्त retardation, नीचे आते वक्त acceleration, और दोनों केसेस में acceleration -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। Acceleration and retardation both fall in this category. इस कैटेगरी में दोनों। अब इस एक्सप्लेनेशन को अपनी भाषा में लिखिए। मैं आपको 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं। जी, कुछ कह रहे थे सभी बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स राइट, मेक द नोट्स। मैं आगे से हट जाता हूं, प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक्सप्लेन करिए क्या एक्सेलरेशन, क्या रिटार्डेशन, ये जो मैंने अभी बताया आपको क्या मतलब आप समझे। एक होता है जो मैंने पढ़ा है, एक जो तुम्हारी समझ में आए। नोट्स वो नहीं जो सर ने समझाया, नोट्स वो जो तुम्हारी समझ में आए। नोट्स आर व्हाट यू अंडरस्टैंड, सो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, राइट योर नोट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, tell me. Sir, we have learned that acceleration is change in velocity with time. So is retardation also change in velocity with time? Absolutely, absolutely, my dear, absolutely. Both acceleration and retardation. Is there any difference between them, acceleration and retardation? Only instead of that speed increasing and speed decreasing, is there any difference? No other difference. Absolutely no other difference. If the speed increases, acceleration. If the speed decreases, retardation. Understood? Now somebody Yes, can ask me. Yes, sir. Yeah. Thank you. Now somebody can ask me, sir, then what do you call this? It is both acceleration, it is both retardation. Yes, sir, acceleration भी retardation भी है। तो कोई नाम तो दे दो। तो मैंने बच्चों को एक नाम दिया, I gave them a name, call it negative acceleration. Now, negative acceleration is not retardation.
नेगेटिव एक्सेलरेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. The direction of acceleration is in the negative direction. That is why it is negative. A negative acceleration का मतलब retardation होता है नहीं. Negative acceleration के दोनों मतलब हो सकते हैं, acceleration, retardation. जब velocity या speed increase करती है, we call it acceleration. जब speed decrease करती है, we call it retardation. Both are rate of change of velocity. Now, अगर rate of change is positive, 20 से 30 हुआ, तो 30 minus 20, 10 is positive. Acceleration is positive. And if from 20 it became 10, that means change is 10 minus 20, which is minus 10. Negative rate, acceleration, retardation. Simple. एक ही बात है. One is the same thing. I hope you understood this. Are you enjoying the class? If you're enjoying the class, you should raise your hand and say, yes, sir. I want to, or you can speak. Are you enjoying the class? Yes, sir. All of you, I want all the EMRs. Use your hands up. La, where is it? Mike, someone there. बोलो. Yes, guys. Thank you. Now, there's a twist in the story. Small twist. Twist क्या था? I will send you the recording. You will get the recording. Don't worry. The twist is A equals plus 10 meter per second square. अगर acceleration positive 10 meter per second square है, तो is it acceleration? क्या ये रिटार्डेशन है? अब मैंने पॉजिटिव लिया है. क्या ये बोथ है? क्या ये पता नहीं. So, गुड. आई एम इम्प्रेस्ड. आई एम इम्प्रेस्ड. थोड़ा सा और बाकी बच्चे भी सब सोचे. थिंक अबाउट इट प्लीज. थिंक अबाउट इट अगेन. Then I will explain. तब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सबको. Somebody said both. अब if I see this, मैं इसको अगर देखता हूं तो सर प्लस श्योर एक्सेलरेशन सर. ए प्लस है. अभी क्या सोचने का इसके अंदर. बट देयर इज वन स्टूडेंट जिसने संदीप सर का एक क्लास लिया. वो कहता है सर अभी रुक जाओ, अभी ये प्लस लिखा है, अगर नेगेटिव होता कहानी कुछ और होता. लेट मी थिंक, आई विल गिव यू द आंसर. गिव मी 5 मिनट्स. मैंने कहा भाई ठीक है, बना ले आंसर, बना ले. तो यू नो व्हाट ही डिड? He said, sir, this is surface of ground. This is the surface of ground. He said, sir, I will take the same question again. Okay. Sir, there is a boy who's standing here. एक बच्चा यहाँ खड़ा है और अब बॉल को फिर ऊपर फेंका. सेम स्टोरी. बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया. सेम स्टोरी. और अभी भी एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड्स ही लगेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज डाउनवर्ड्स. एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा. जी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा. कोई कंफ्यूजन नहीं रखना. बॉल ऊपर जाए, बॉल नीचे जाए, कहीं भी जाए, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, बिकॉज द फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो आपने कहा सर ये एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे है.
और सर ये एक्सेलरेशन इज से 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस और माइनस का मालूम नहीं मेरे को सर, बट एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, ये श्योर है। नाउ दैट स्टूडेंट सेज सर एक बात बताओ, मैंने कहा बोल, कहते सर आपने इसको प्लस एक्स लिया था ना और इसको माइनस एक्स, मैंने कहा हाँ सर मैं तो उल्टा लूंगा, मैंने कहा ले ले, कहते सर मैं इसको माइनस एक्स लूंगा इसको प्लस एक्स लूंगा। सिमिलरली I will take this as minus y, I will take this as plus y. मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरे को जो डायरेक्शन लगता है मैं तो बोलूंगा ना सर, ठीक, ले ले, take it. Now if the upward direction is negative, that means this is negative and this direction is positive. आपने उल्टा लिया ना, आपने कहा मैं ऊपर को नेगेटिव लूंगा नीचे को पॉजिटिव लूंगा, डायरेक्शन वेयर इज इन माय ओन हैंड्स, आई कैन टेक एनी डायरेक्शन, ठीक। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, the acceleration is in the downward direction and this is positive, that means this is positive, परफेक्ट हो गया। g a 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, we started the question, हमने आपसे पूछा था प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या है, आपने वो कहानी सेटअप कर दी, आपने कहा ठीक है सर आपको पॉजिटिव चाहिए, ओके, जी स्टिल विल एक्ट डाउनवर्ड, वो श्योर है सर, मैंने कहा फाइन, लेकिन सर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा, ले लिया, तो मेरा ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है, बॉल मैंने ऊपर फेंका, मैंने कहा हाँ फेंका, कहना सर क्या होगा बॉल के साथ, व्हाट विल हैपन टू द बॉल, मैंने कहा यार जैसे जैसे ऊपर जाएगा देयर विल बी अ टाइम जब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, बॉल तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है, एक्सेलरेशन तो अभी भी नीचे लग रहा है, अभी भी बॉल को ऊपर जाके रुक रहा है, और जैसे जैसे ये स्पीड कम होगा, स्पीड अभी भी डिक्रीज कर, जैसे पहले कर रहा है अभी भी डिक्रीज कर रहा है, अभी भी ये रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड डिक्रीज करना रिटार्डेशन वो है, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस रिटार्डेशन हो सकता है, इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, g a is g which is positive, yet the body का स्पीड कम होने से रिटार्डेशन हो रहा है, एंड सी द रिवर्स स्टोरी, ये जब बॉल नीचे आ इसका स्पीड इंक्रीज कर, स्पीड इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन होता है, दैट मींस a equals plus 10 meters per second square is acceleration but is also retardation. Therefore when I say, जब मैं ये बोलता हूं कि a 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है प्लस के साथ, तो ये एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन दोनों हो सकता है। नोट्स बनाओ, प्रिपेयर योर नोट्स, प्रॉपरली नोट डाउन करो, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले लिखिए इसको अच्छी तरह से। Excuse me, sir. Tell me. Yes. Retardation. Your voice is breaking, beta. Can you repeat retardation one more time? Absolutely, I will do it. Yes, I will repeat. I will repeat retardation one more. Tell me one thing. When you throw the ball up,
Does the speed increase or decrease? Decrease. Yeah, that is why it becomes zero. ये किसी वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका स्पीड से, कि हाईएस्ट ऊपर जाते जाते इसका वेलोसिटी जीरो होगा ना, स्पीड जीरो होगा ना, होगा। स्पीड जीरो हुआ मतलब स्पीड डिक्रीज हुआ, और स्पीड डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और एक्सेलरेशन इज स्टिल प्लस, सो a इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं पता चलता कि ये रिटार्डेशन हो सकता है, पर ये बोथ, इट कैन बी बोथ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, बिकॉज अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन से कुछ पता नहीं चलेगा एक्सेप्ट डायरेक्शन। अ पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया, ए नीचे लगता है, ये पॉजिटिव हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, इसको आपने नेगेटिव ले लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ए माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यू कैन टेक इट प्लस डाउनवर्ड एज पॉजिटिव और डाउनवर्ड एज नेगेटिव। पर यार बॉल तो दोनों केसेस में बॉल का स्पीड ऊपर जाते वक्त कम हो रहा है और नीचे आते वक्त बढ़ रहा है। सो इन बोथ द केसेस देयर इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, which means a equals plus 10 meter per second square can be acceleration and retardation. Have you now understood? सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. वेरी गुड। बाकी EMRS के बच्चे अपना हाथ उठा के बताएं, डाउट है तो डाउट पूछे। इफ देयर इज एनी डाउट, ask your doubts. I'm again telling you children, लाइफ में मौका मिलना चाहिए। I mean, महेंद्र सिंह धोनी लाइव एग्जाम्पल। मैं फ्यू इयर्स बैक मैं झारखंड गया, रांची। आई वेंट टू रांची, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS रांची। मैं वहां गया, माई फ्लाइट लैंडेड इन द आफ्टरनून। तो मेरे पास मेरा मार्केटिंग का ऑफिसर आया, उसने बोला सर वी आर गोइंग टू द स्कूल। कौन सा स्कूल? शाम को कौन सा स्कूल होता है? He said, नहीं सर, दिस इज एन इवनिंग शिफ्ट, आप मेरे साथ चल के तो देखिए। He forced me to go there. मुझको लगता था ये सारे बच्चे IIT का टॉपर, मेडिकल का टॉपर, UPSC IAS के टॉपर, ये सिर्फ इस एरिया से ही क्यों आते हैं? मेरे को लगता था शायद वहां कुछ गड़बड़ होती है। ऐसे कैसे हो सकता है? अपने को क्लियर करने के लिए मैं उधर पहुंचा। तो मैं जैसे पहुंचा, द मोमेंट आई केम देयर, आई सॉ 400 स्टूडेंट्स कमिंग वन बाय वन। एक एक बच्चा, 400 बच्चे धीरे धीरे आके बैठ गए मेरे साथ। 400 बच्चे 11th क्लास के, 10th करके आए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन क्लास 10? आप में से 10वीं में 100 में से 100 कितने बच्चों का नंबर आया? हाथ उठा के बता सकते हो क्या? वो सभी बच्चा हाथ उठा लिया। मेरे को लगा दे हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, इनको मेरा सवाल ही समझ में नहीं। तो मैंने इसको हिंदी में बोला। मैंने कहा आप में से 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में गणित के अंदर 100 में से 100 नंबर कितना बच्चों का आया वो हाथ उठाओ। तो लड़का लड़की सभी लोग हाथ ऊपर उठाए। मेरे को ऐसा फीलिंग आया कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरी का पूरा स्कूल के 100 में से 100 मैथ्स में। अब मैं बड़ा कंफ्यूज था, क्या होता है? गड़बड़ तो नहीं होता है, चीटिंग तो नहीं होता है, ये तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस। और वहां जो सब बच्चा लोग बैठे थे, 400 बच्चे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। इसीलिए जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, और इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, इफ यू आर नॉट सेइंग आई नो, यू आर नॉट स्पीकिंग बट यू आर अंडरस्टैंडिंग। मेरे को वही गलती उधर हुआ। मेरे को लगा ये 400 बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, ये जवाब नहीं दे रहे, दे आर जस्ट साइलेंट, व्हिच मींस इनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। मैं कितना गलत था मुझको थोड़ी देर बाद मालूम। ये लोग चुप थे, लेकिन आता था। ये हाथ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हेजिटेट कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन इनको समझ में आ रहा है कि टीचर मुझको क्या बोल रहा है, उनको मालूम है मेरे को क्या करना है।
एक बच्चा छोटा सा मेरे पास आता है। उसी साल मेरा एक स्टूडेंट था शितिकांत, जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था IIT में, वो पटना से। तो वो बच्चा मुझसे बोलता है, सर ये शितिकांत भैया नंबर कितना पाए? मैंने कहा काहे जानना चाहते हो, क्यों जानना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू नो कितना नंबर आए थे, टॉपर का कितना नंबर आए थे, क्यों पूछना चाहते हो? क्योंकि बच्चे तो मुझसे ये पूछते हैं कि कम से कम कितना नंबर चाहिए सेलेक्ट होने के लिए, कम से कम हाउ इज मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। नोबडी हैज आस्क्ड मी हाईएस्ट मार्क्स, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता सर बताइए तो सही सर। वो अपनी भाषा में बोला, सर प्लीज बताइए तो सही। हमने कहा 463 नंबर पाए थे, 463 नंबर पाए थे, 463 नंबर पाए थे। वो छोटा सा बच्चा वो बोलता है सर 464 नंबर आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा सर। Sir, if I get 464 marks, will I get selected? I said, yes, you will get selected. मैंने कहा तुमने ये नहीं पूछा कि सर इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कौन पढ़ाएगा, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कैसे पढ़ना है, तुम सीधे मुझसे टारगेट की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो वो बोलता है सर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि सभी जभी जो अभी आदमी आपको पानी पिलाने आए ना सर, अभी जो आपको वाटर सर्व किए, द पर्सन हु सर्व द वाटर इज माय फादर, आई विल डू इट फॉर माय फादर। मेरे को अपने पिताजी के लिए करना है। मैं उस लड़के को साथ लेके मैंने कहा यू ड्रॉप मी टू द एयरपोर्ट। तो मेरे को बोलता है सर आपको दिखाऊं एक बात। मैंने कहा बताओ। कहते सर ये जो घर है ये महेंद्र सिंह धोनी का है। 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। सर ये धोनी का घर है, महेंद्र सिंह धोनी का घर है। तो देखिए कितना छोटा घर है सर, या पिताजी इनका इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। जब वो मेरी गाड़ी एयरपोर्ट के पास गई, then he says, सर ये धोनी का दूसरा घर है। This is the new house which Mahendra Singh Dhoni has made because he worked hard, he was disciplined. उसको लाइफ में कुछ करना था। तो हमने उसको क्या बोलता उतरते वक्त कि सर आपको एक दिन पढ़ाई का धोनी बन के दिखाएं। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आप हमको ब्लेसिंग दीजिए। जस्ट गिव मी योर ब्लेसिंग्स, हेल्प मी व्हेन आई नीड हेल्प, आई विल बिकम द धोनी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। रैंक 26 उस बच्चे का है, 26 AIR पूरे हिंदुस्तान में रैंक 26। अभी अमेरिका के अंदर, US के अंदर, MIT के अंदर प्रोफेसर। उस दिन मेरे को समझ में आया, that day I understood that I will go to every school where the children cannot raise their hands. मुझे उन्हीं स्कूलों में जाना है जहां बच्चे हाथ नहीं उठाते, जहां चुप रहते, जहां पर अच्छे टीचर या IIT मेडिकल की कोचिंग वाला जो माहौल है ऊपर नहीं पहुंच पाए। उसी दिन कसम खा ली। और ये इसीलिए आज 25 साल के बाद संदीप सर फिजिक्स 25 साल पहले पढ़ाते थे और आज की फिजिक्स सिर्फ आपको पढ़ा। मेरे पास अभी 450 IIT डॉक्टर्स का टीम है। पेस 25 साल हो गए हम लोग। पहला स्टूडेंट पराग अग्रवाल जो ट्विटर का CEO बना, और इसको 25 साल हो गए। लेकिन जब पता चला कि ट्राइबल एरिया के बच्चों को पढ़ाना, when it was told that we have to teach you, I decided to wear my shoes, take the pen in my hand and start teaching. और मैं आपको वादा कर रहा हूं, और ये प्रॉमिस आपको भी मुझको करना, ये प्रॉमिस आज करना पड़ेगा। 6 months, अगले 6 महीना, नेक्स्ट 6 months जम के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। डिफिकल्टी आएगा तो वहां टीचर्स हैं। मैंने अभी शुक्ला सर से बात करी, आई एम श्योर ही इज अ फिनोमिनल टीचर, बहुत शानदार टीचर है टीचर्स आपको हेल्प करेंगे। वो आप हमारे बड़े भाई जैसे। सब टीचर्स जो वहां पढ़ा रहे हैं, दे आर लाइक माय ब्रदर्स। वी बोथ द टीचर्स देयर एंड द टीचर्स एट पेस, हम सब लोग मिलके आपको कामयाब करेंगे। और जब आप कामयाब हो जाओगे, व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल एंड यू गेट इनटू IIT या एम्स जाओगे या डॉक्टर बनोगे, और 10-15 साल के बाद जब दोबारा मेरी तरह लेक्चर दोगे, तो आगे आने वाली जनरेशन को तुम अपनी स्टोरी बताओ।
तब धोनी का स्टोरी नहीं होगा, तब तुम्हारा स्टोरी होगा। तो ये तुम्हारी स्टोरी तैयार हो गई है, अब इस स्टोरी में कितना दम डालना है वो तुम्हारे अपने हाथ में है। You will put in your best effort. I want this and you will do this. This is a promise. Do you promise me? आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप मेहनत करके दिखाएंगे? Students, do you promise me that you will work hard? Raise your hands or show me a thumbs up. या तो थम्स अप करो या अपना हाथ दिखाओ और मैं नेक्स्ट क्लास से आपका टीवी का वो स्क्रीन ऑन रखूंगा जिससे मैं आप बच्चों को देख भी सकूं। आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं आप क्या कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। आप वादा करते हो मेहनत करके दिखाओगे? विल यू वर्क हार्ड? यस सर, विल यू वर्क हार्ड? Yes, sir. वेरी गुड। आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर? Yes, sir. Very good. Now, I'll go to the next concept. अब मैं आपको 11th क्लास का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूं, which is the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. 11वीं क्लास में आपने ये जरूर पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए, 3 लॉज, याद है आपको? फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ बता सकता है कोई बच्चा? फर्स्ट लॉ इज Law ऑल्सो of कॉल्ड, inertia. वेरी गुड, वेरी गुड, लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड बॉय, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं इनर्शिया को अगर मेजर करना है, इफ आई वांट टू मेजर इनर्शिया, द बेस्ट वे टू डू इज मास। Mass and inertia can be complete. They can be assigned the similar thing. मतलब अगर एक बॉडी में inertia है, which means it has high inertia, means more mass. So inertia is something related to mass. Anyways, the first law states. What is the first law, beta? Can you tell me what is the first law of Newton? Can anybody tell me what is the first law of Newton? यस, स्पीक अप, बोलो, कोशिश करो, जवाब देने की कोशिश करो, रुकना मत, सुनना मत किसी की। कोई आपको बिठाने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे, रुकना मत, हाथ उठाओ और जवाब। यस, एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी? An object tends to stay at rest until and unless an external force is applied. Very good, very good. Where are you from? EMRS Sikkim. Wow, you're from EMRS Sikkim. Are you understanding the lecture? Ask your friends, are they understanding the lecture? Yes, sir. Are you enjoying the lecture? Are you enjoying the lecture? Yes, sir. Thank you, thank you. Right. जाएंगे First law, Yes, जिसको sir. हम law of inertia भी बोलते हैं. As the girl from Sikkim said, that a body continues. Sir, we are having some network issues. No problems. We will try and resolve it very soon. Any student who is willing to study will have no network issue, will have no problem. You just have to prove me that you are willing to study. आपको सिर्फ ये बताना है आप पढ़ना चाहते हो. नेक्स्ट आपको सारी फैसिलिटीज देगा. थोड़ा टाइम लगेगा, but all the facilities will be there. In short. So bear with us for some time, things will get better. So a body continues to remain in a state of rest. अब जो बच्चों को हिंदी बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, नहीं आती है, तो मैंने जैसे बताया स्टेप ऐप मैं आपके कंप्यूटर लैब में डाल दूंगा, वो हिंदी में भी है. ये सारी चीजें आपको हिंदी में मिल जाएंगी. डोंट वरी, थोड़ी कोशिश थोड़ी ज्यादा करिए. बॉडी continues to remain in a state of rest, or this is very important. This is very important. Uniform motion.
और यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हेन आई से यूनिफॉर्म मोशन बच्चों, मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म। ज्यादातर लोग बोलते हैं बॉडी stays in a state of rest or in motion. No, uniform motion. Uniform motion, motion is velocity and uniform is constant. Very important. A body continues to remain in a state of rest or move with constant velocity. कितना फर्क पड़ेगा? दो शब्दों को चेंज करने से कितना कुछ बदल गया। That is the difference between board exams and competitive exams. Competitive exam के अंदर टीचर आपको घेरने का कोशिश करेगा। He will try to deflect you. You have to be focused. So, a body continues to remain in a state of rest. मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। A body continues, एक बॉडी उसी अवस्था में रहती है, continues to remain at state of rest, मतलब zero velocity, zero speed, और continues to move with constant velocity till an external agency, इस external agency जिसको कि force कहा गया, acts on the body to change the state of inertia. This is the actual definition. और देखिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, दिखने में बड़ा लग रहा है। बोल रहे सर एक बॉडी अगर रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे। टिल द टाइम यू डोंट अप्लाई अ फोर्स दैट विल स्टे एट रेस्ट, स्टेशनरी। और अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, 10 meters per second along east, continues to go 10 meters per second along east, तो वो कहलाएगा कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों चीजें ऐसी ही रहेंगी जब तक यू डोंट अप्लाई एन एक्सटर्नल एजेंसी और अ फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्लीज नोट करिए इसको। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, लिखना जरूरी है। लिखिए, नोट करिए इसको। And as I said, this is very important. This is a very important term. लोग सिर्फ मोशन करके छोड़ देते हैं, बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हमने इसको क्लियर कर दिया, कंटिन्यूज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। Very good. Have you written this? Now, what is Newton's second law? Can anybody tell me? Newton's second law of motion. कौन बताए? Who will tell me the Newton's second law of motion? Who wants a prize? Who wants a surprise? Anybody who wants a prize, raise your hand and answer this question. जिसको भी आता है जवाब दो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिखाइए कितना बल है आप में, बताइए, डिफाइन करिए सेकंड लॉ। किसी संवेग में परिवर्तित की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उसमें आरोपित बल के दिशा के अनुक्रमानुपाती होता है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट बोले आप, बहुत शानदार बोले।
अब मैं बताता हूं कि ये क्या बोल रही थी लड़की। ये कह रही थी कि सर ये जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? इसने कहा सर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए कितना खतरनाक सा लग रहा है जानने में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। डी बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पी है लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बताना जोर से। मध्य प्रदेश, लीनियर मोमेंटम को क्या बोला जाता है हिंदी में? हमारा हिंदी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, बोलिए, बताइए। लीनियर मोमेंटम, संवेग, वाह, संवेग। अरे वेरी गुड, संवेग, लीनियर मोमेंटम। देखा, आप ही मुझे, जो बच्चे कह रहे थे कि सर हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, कमाल की बात वो ये है कि वो इसी अंग्रेजी की हिंदी हमें बता रही है। आता है, कोशिश करने का जरूरत, अरे कीजिए। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें तो हिंदी इंग्लिश का कुछ ज्यादा मतलब ही नहीं ना होता है, तो समझने के टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डी बाई डी टी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। डी मतलब स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करते हैं, इसको, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसे कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे और ये लिखा जाएगा डीपी बाई डी टी। ये कांस्टेंट के कहलाता है। प्रोपोर्शनैलिटी से इसको इक्वल में लाना है तो कांस्टेंट का टर्म। अब अगर हम इस के की वैल्यू को 1 लें, इफ के की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, तो ये एफ हो जाएगा देवी और सज्जनों, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, डीपी बाई डी। अब अगली क्लास में ये प्रूव करेंगे कि सब जो हम ये लिखे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ इक्वल्स एम ए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम बताएंगे आपको अगली क्लास में, आई विल टेल यू द नेक्स्ट क्लास। ये अर्ध सत्य है, आधा सच है। वो आधा सच जानने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास जाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर दोबारा देखिए। मैं हर वक्त प्रेस की टीम आपके साथ लग के आपको इसमें कामयाब करने की पूरी कोशिश। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, and God bless all of you. See you very soon in the next class. Thank you. रहना है।